ये बिरजू मुझे चतुर सिंह के घर पर चोरी करने को बोल रहा है। क्या मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ? चतुर सिंह एक नंबर का पापी है। पापियों के घर पर चोरी करने में क्या शर्माना। तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे तो हमारे दिन वक्त अच्छे हो जाएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो सुनीता, और याद रखना मैं चोरी नहीं करूंगा। हाँ। रतन की बात सुनकर रतन की पत्नी सुनीता चुप हो गई। कुछ दिन के बाद रतन के बुरे दिन शुरू हो गए। रतन ने पूरे गांव में हर किसी से काम मांगा, मगर उसे काम नहीं मिला। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर पर राशन पानी सब कुछ खत्म हो गया। रतन और उसके परिवार की भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन रतन की पत्नी सुनीता रतन को 3 रुपये देती हुई बोली, ये लीजिए, मेरे पास सिर्फ यही 3 रुपए बचे हैं। 3 रुपए में भला क्या आ जाएगा सुनीता? आपके सेठ की वजह से मुझे भी मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया। ये 3 रुपए ही बचे हैं मेरे पास। आपके पास तो आपकी ईमानदारी के अलावा कुछ है ही नहीं। जाइए और शाम के समय खाली हाथ मत आइएगा। रतन उदास होकर अपने घर से चल दिया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गरीबी के बारे में सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथों में लाठी थामे रतन के पास आकर बोले, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। अभी मेरा बातचीत करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे, बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है बेटा। मुझे अपनी समस्या बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रतन रोते हुए अपने घर के सारे हालात उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताने लगा। तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास। मैं एक ऐसे बाजार के बारे में जानता हूं जो चोर बाजार के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर एक से एक महंगी वस्तु बहुत सस्ते दामों में मिलती है। तुम्हारे 3 रुपए से तुम बहुत कुछ ला सकते हो। लेकिन बाबा, मैं चोरी के सख्त खिलाफ हूं और आप मुझे चोर बाजार जाने की बोल रहे हैं। बेटा, उसका नाम चोर बाजार है, लेकिन वहां पर चोरी की वस्तुएं नहीं मिलती। ये तो बस एक मुहावरा होता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने रतन को एक जंगल का पता दिया। लेकिन बाबा, वहां तो घना जंगल है। कुछ खास चोर बाजार अक्सर घने जंगलों में ही लगते हैं बेटा। रतन धीमे धीमे कदमों से उस जंगल की ओर चल दिया। कुछ दूर जाकर उसे एक जंगल में बाजार लगा नजर आया, जहां पर एक से एक आधुनिक वस्तु लेकर पुरानी वस्तुएं तक बिक रही थीं। उस चोर बाजार में खाने पीने की वस्तुओं से लेकर हवाई जहाज तक मौजूद था। ये देखकर रतन की आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी रतन की नजर दाल चावल की दुकान पर पड़ी। रतन वहां पहुंचते ही झिझकते हुए उस दुकानदार से बोला, भैया, ये आटे की बोरी और दाल की बोरी कितने किलो की है? भैया, ये आटे की बोरी जो है 25 किलो की, और ये दाल की बोरी भी 25 किलो की है। मेरे पास तो केवल 3 रुपए हैं, लेकिन पापा ने कहा था कि यहाँ पर बहुत सस्ती वस्तुएं मिलती हैं। रतन को सोचते देख वो दुकानदार रतन से बोला, क्या हो गया भैया, किस सोच में पड़ गए? ये आटे और दाल की बोरी मुझे कितने में मिल जाएगी? अरे भैया, केवल 1 रुपए में। ये सुनकर रतन बुरी तरह से दंग रह गया। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे भैया, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर नए हो। रतन ने उसे 1 रुपया दे दिया और बोरी घर पर उठाकर ले आया। अरे, आपके पास तो कल 3 रुपये थे। क्या आप किसी से पैसे उधार लेकर आए हो क्या? पागल हो गई हो क्या? मुझ जैसे गरीबों को कौन भला पैसे उधार देगा? इतना बोलकर रतन ने सारी बात अपनी पत्नी सुनीता को बता दी। अगर ऐसी बात है तो फिर से आप उस चोर बाजार से वस्तुएं लाकर कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? लेकिन
अब मेरे पास केवल 1 रुपया ही बचा है। कोई बात नहीं, आपने कहा कि उस बाजार में 1 रुपये में कोई भी महंगी वस्तु मिल जाती है। आप 1 रुपये की कोई भी महंगी वस्तु ले लीजिए और उसे बेच दीजिए। फिर अगले दिन आपको जो मुनाफा हो उससे और अधिक सामान ले आइए। रतन को अपनी पत्नी की बात पसंद आई। अगले दिन रतन चोर बाजार में पहुंच गया। वो सीधा एक कंप्यूटर की दुकान पर पहुंचा और एक महंगा कंप्यूटर 1 रुपये में खरीद कर ले आया और गांव में बेच दिया। रतन को उस कंप्यूटर से पूरे 20,000 रुपए का मुनाफा हुआ। उसके बाद ऐसा रोज होने लगा। रतन कुछ ही दिनों में देखते ही देखते रतन के दिन बदल गए। अब बंकू सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि एक महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगा और रतन के टूटे फूटे घर की जगह एक बहुत बड़ा आलीशान मकान बन गया। कुछ महीनों बाद रतन सीधा सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, ये लीजिए 10 लाख रुपए। वो सब तो सही है रतन, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इतने पैसे ले कहां से आए। सेठ जी, आपको अपने कर्ज से मतलब है। इससे आपको कोई मतलब नहीं कि मैं ये पैसे कहां से लेकर आया। बाकी पूरा गांव जानता है कि मैं एक ईमानदार हूँ, कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता। रतन का टका सा जवाब सुनकर सेठ अपने दांत पीस कर रह गया। वो चाहकर भी अब कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि रतन अब उसकी बराबरी तक पहुंच गया था। रतन ने अपने पिता की जमीन छुड़ा ली। इसका पीछा करना पड़ेगा। सुना है ये अक्सर जंगलों में जाता रहता है। अगले दिन सेठ रतन का चुपके चुपके पीछा करने लगा। सेठ ने देखा कि रतन एक जंगल में जाकर रुक गया और जंगल के पेड़ों में से अकेले अकेले बातें करने लगा। ये देखकर सेठ बुरी तरह से डरते हुए अपने आप से बोला, लगता है कि इसे पता लग गया है कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। सेठ चुपचाप मन महसूस कर अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद उसने रतन का पीछा करने का विचार त्याग दिया। कुछ दिन बाद सुनीता अपने पति रतन से बोली, मैं भी उस बाजार को एक बार देखना चाहती हूँ। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है। चलो, तुम तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें अपने साथ उस चोर बाजार में लेकर जाऊंगा। सुनीता तैयार होकर रतन के साथ सीधा उस जंगल में चली गई जहाँ पर वो चोर बाजार लगा करता था। मगर सामने का दृश्य देखकर रतन बुरी तरह से चौंक गया क्योंकि वहाँ पर चोर बाजार का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब मेरी बात का विश्वास करो सुनीता, यहीं पर ही चोर बाजार लगा करता था। मैंने यहीं पर बहुत सी वस्तुओं को खरीद कर बेचा है, सच कह रहा हूँ। तभी रतन की नजर उसी बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी ही ओर आ रहा था। अरे बाबा, आप तो वही हैं जिसने मुझे इस चोर बाजार का पता बताया था। वो चोर बाजार कहाँ गया? वो एक बहुत ही खास चोर बाजार था बेटा। अब तुम धनवान हो चुके हो। अब तुम्हें उस चोर बाजार की कोई आवश्यकता नहीं। अब वो चोर बाजार यहाँ से हटकर कहीं और लग चुका है, क्योंकि वो चोर बाजार कभी भी एक जगह नहीं टिकता। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चला गया। सुनीता अपने पति की ओर देखकर बोली, लगता है आप अभी भी नहीं समझे। वो चोर बाजार असल में एक मायावी चोर बाजार था। ईश्वर ने आपकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर शायद आपके ऊपर ये उपकार किया है। अब मुझे आपकी ईमानदारी पर गर्व हो रहा है। शायद तुम सही कहती हो। रतन अपनी पत्नी के साथ घर पर चला गया। वो आज भी सोचता है कि आखिर आज वो चोर बाजार कहाँ पर लगा होगा।